हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे काइनामेटिक्स में जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन का जो पूरी हमारी थ्योरी है उसे जो है हमने क्वेश्चन के थ्रू जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हमारा जो काइनामेटिक्स है जिसमें हमने मोशन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन जो है वो पढ़ा था, तो इस समय हम उसके एक शॉर्ट नोट्स को, उसके सारे फॉर्मूलेस को जो है एक जगह पे मैं स्पेशली आपके लिए लिख के लाया हूँ, ताकि जो है आप उसे एग्ज़ाम टाइम या फिर आप इन्हें रिवाइज़ करना चाहते हो तो आप जो है एक कम समय में सारी चीज़ों को जो है आसानी से रिवाइज़ कर सको। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारा मोशन। तो मोशन क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कि अगर हमने देखा था कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो अगर अपना पोजीशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो मोशन कहलाता है। तो अब है अपना रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट और पार्टिकल। तो यहाँ पे है क्या कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना जो मोशन है वो चेंज नहीं कर रहा है, सॉरी अपना जो पोजीशन है वो नहीं चेंज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि रेस्ट पे है। और हमने देखा था कि जो यहाँ पे हमारा जो मोशन है, मोशन और अपना जो रेस्ट है, ये क्या थे, ये एक रिलेटिव टर्म थे, ये आपस में रिलेटिव थे। तो इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, ताकि जो है आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। कि क्योंकि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के हेल्प से हम जो है किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन को। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ये जो है अपना एक बेसिक टर्म होता है। लेंथ ऑफ द पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये टोटल लेंथ होता है जो कि कोई बॉडी जो है वो ट्रेवल करता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, ये मिनिमम लेंथ ऑफ अ पार्टिकल विच इज ट्रेवल्ड, या फिर आप कह सकते हो कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम लेंथ होती है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब यहाँ पे अपना एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड्स अपॉन अ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, बट जो डिस्टेंस होता है वो होता है टोटल कवर पाथ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसे जो है आप अंडरलाइन करके रखिएगा। अब बात करें, एक हमारे पास दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस होता है उसका जो मॉड होता है, मॉड मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब हम अपने फार्मूलेज को जो है वो एक जगह पे जो है यहाँ पे इकट्ठा करके उन्हें जो है आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड में हमने देखा था कि ये जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। इसे हम डिनोट करते हैं एक्स अपॉन टी। अब अगर बात करें वहीं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जिसे हम लिखते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम। अब अपना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में हो रहा है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से ट्रेवल किया इक्वल टाइम में, यहाँ वो गया 1 सेकंड में, इसके बाद वो इतनी दूरी गया दूसरे सेकंड में, मतलब आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी इसे 1 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर इसे जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लग गया। यहाँ पे इसने चला वेलोसिटी v1 से, यहाँ चला इसने वेलोसिटी v2 से, यहाँ चला v3 से, यहाँ चला v4 से। तब उस समय हम जो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे वो क्या होगा, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला होता है कि v1 प्लस v2 प्लस v3, ये जो है अपना vn जितना होगा अपॉन में n। जैसे अगर हमने 3 चला तो v1 प्लस v2 प्लस v3, हम n की वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। वहीं अगर हम बात करें, वो डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट वेलोसिटी से। इसे कैसे समझे सर, इसे आप कुछ इस तरह से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे ये अपनी रोड हो गई, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर चला वेलोसिटी v1 से, फिर इसके बाद ये वही 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया वेलोसिटी v2 से, फिर उसके बाद वही 1 मीटर डिस्टेंस वो फिर से ट्रेवल किया वेलोसिटी v3 से। तो अब इस केस में हमें अगर यहाँ पे v एवरेज निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3।
तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप इसे जो है ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ये, इसीलिए आप इसे जो है मार्क करके जो है आप यहाँ पे स्टार जो है वो बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी स्टार बनाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वहीं अगर हम बात करें अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसे हम लिखते हैं dx/dt, कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिखते हैं कि यहाँ पे अपना ये जो होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 होता है जब हम इसे लिखते हैं dx/dt, क्योंकि अगर समय जो है वो 0 को टेंड करेगा तो जो हमारी दूरी है या जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो जो है वो 0 की तरफ टेंड होगी। वहीं अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, तो उसे हम लिख सकते हैं dv/dx, या ए इंस्टेंटेनियस इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। और इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम लिख सकते हैं v dv/dx। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फंक्शन है वो टाइम का, बट यहाँ पे फंक्शन जो है वो dx का होता है। कभी कभी हमें क्वेश्चन जो है वो dt में ना दे करके dx में दे देता है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला जो है आपके लिए मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो उस समय आपको एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो v dv/dx ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी अपना एक नोट पॉइंट है, देखते हैं वो क्या है। ये कह रहा है कि इफ़ v इज कांस्टेंट देन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर मस्ट बी सेम। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो आप उसका मतलब क्या रखोगे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी डायरेक्शन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों साथ जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर उनका डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो वो वेलोसिटी नहीं कही जाए, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमने जो है पिछले वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया है कि दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होते हैं, वो भी हमने देखा था कि जब उनके जो मैग्नीट्यूड हैं और उनका जो डायरेक्शन है अगर वो सेम होता है, तब वो जो है क्या होते हैं, वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं। अब जैसे हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, वैसे ये एक टर्म होता है रिटार्डेशन। ये होता है कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे ये कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ जा रही, इसका एक्सीलरेशन है a, बट इसकी जो वेलोसिटी है वो है इस साइड। या फिर आप कुछ इस तरह से समझे कि ये जो है आगे जा रहा है वेलोसिटी v1 से, बट जो एक्सीलरेशन है वो लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वेलोसिटी है पॉजिटिव में, एक्सीलरेशन है नेगेटिव में, तो इसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। ये सिचुएशन जैसे कि आप जो है कार चला रहे हो, तो कार की एक मैक्सिमम स्पीड होगी। मैक्सिमम स्पीड में आप जाने के लिए क्या करते हो, एक्सीलरेटर दबाते हो। तो एक्सीलरेटर जब आप दबाते हो तो आप अपनी कार को एक्सीलरेट करते हो, बट वहीं जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप क्या करते हो कि वेलोसिटी को अपनी कम करते हो, तो वो अपना काम करता है रिटार्डेशन। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन वो जो है अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ये ध्यान रखनी होगी। इसके बाद अपना दूसरा नोट है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स है, जितने नोट लिखे हैं मैंने वो आपके जो नोट्स हैं उसमें तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, पूरे चैप्टर का जो एक तरह से समरी है, जो कंक्लूजन है, वो आपके लिए मैंने जो है इस यहाँ पे लिख करके लाया है। ठीक है, ये मेरे पर्सनली नोट्स है। ठीक है, पर्सनल मेरे नोट्स हैं। ठीक है, जिससे कि मैं जो है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कह रहा है कि इफ़ एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो है या फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसका कहने का मतलब है कि जो अगर एक्सीलरेशन वो ज़ीरो है या डेल्टा ए ये ज़ीरो है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज ना हो, तब वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। अगर एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा तो वो जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सीलरेशन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स होते हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड जितनी ग्राफ होती हैं, एक्स टी कर्व, वी टी कर्व, ए टी कर्व, ठीक है, वी एक्स कर्व, ए एक्स कर्व, जो है ना, इन सारे के ऊपर जो है एक वीडियो जो है वो हम बनाएंगे, जिसमें हम सारे ग्राफ को जो है वो कवर करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपना होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इफ़ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि ये टर्म जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब भी कहीं लिखा मिले कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तब आप इन सारी इक्वेशंस को जो है वो लगा सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन आपका वेरिएबल है
तब आप इन सारी चीज़ों को नहीं लगा सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। जो हमारी इक्वेशन का जो पहला मोशन का जो इक्वेशन है वो पहला होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर ये जो v है वो अपना होती है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी, और ये तो अपना हम जानते हैं कि ये अपनी एक्सीलरेशन होती है, ये जो है वो टाइम होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो v है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे अपना क्या, फाइनल वेलोसिटी, और जो u है वो है अपनी इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये एक्सीलरेशन है, और यहीं जो t है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने, और यहीं पे जो s है वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अब सेकेंड जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी मतलब आप कह सकते हो इसी इक्वेशन से ये चीज़ जो है वो यहाँ पे डिराइव होती है कि जो s होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये जो है ये अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं हमें क्या होता है कि क्वेश्चन में एक्सीलरेशन नहीं गिवन होता है, तो उस समय हम अपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से जो है डिस्प्लेसमेंट के रिजल्ट को जो है वो निकाल सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम क्या होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम का मतलब होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हो कार में, तो वो ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक जब आपने उस पर अप्लाई किया तो उसके बाद वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी, या ब्रेक लगाने के बाद वो कितने टाइम में जो है वो रुकेगी। तो इस केस में अपना क्या होता है कि जो एस होता है वो भी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली जो है वो क्या करेगी, जो वेलोसिटी है वो होगी ज़ीरो, क्योंकि फाइनली जो उसकी स्पीड है वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो रेस्ट पे आएगी तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, क्योंकि वो किसी न किसी वेलोसिटी से चलेगी तभी तो आप उस पर ब्रेक लगाओगे, तब वो आगे जा करके जो है वो रुकेगी। तो इसका जो बेसिक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसे जो है आप आसानी से देख सकते हैं। और इसे जो है हम अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो निकालते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हम v की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रखते हैं, u की वैल्यू जो है हमने जो इनिशियल स्पीड दी रखी है वो रखते हैं, और एक्सीलरेशन जो हम वहाँ पे लगाते हैं उस समय। तो हमें स्टॉपिंग टाइम निकल के आता है t इज इक्वल टू यू अपॉन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको जो है वो रिमेंबर रखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम अपने इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हमारा थर्ड इक्वेशन होता है उससे हमने ये निकाला है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अपनी जीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हमें कुछ ना कुछ दी होगी, जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आपका जो साइन कन्वेंशन होता है उसके हिसाब से रखनी होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जब जीरो होता है तो इसे इस साइड ला करके हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो और यहाँ से हमारे जो इक्वेशन बनता है वो हो जाता है s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप अगर मोशन इन वन डायमेंशन के सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लेते हैं तो मोशन इन टू डायमेंशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं, बस उसमें क्या होते हैं कि वेक्टर्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो डिफाइनिंग होती है वो वेक्टर कंपोनेंट के हिसाब से जो है वो हो जाती है। तो अगर आप फर्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन को अच्छे से उनके फॉर्मूलेज को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मोशन इन टू डायमेंशन में जो है वो आपको समझना, चीज़ों को, इक्वेशंस को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, और ये अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n-1। n यहाँ पे क्या है कि हम अगर जैसे मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा निकालना है 5th सेकेंड में, 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ लिखेंगे s 5th इज इक्वल टू यू अपना, और जो n है n की जगह हम 5 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n है, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो हम चीज़ें फेंकते हैं वो जो अपनी अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशन फील्ड या जो ग्रेविटी से जो चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होकर जो वापस आती हैं अर्थ पे, उसके रिस्पेक्ट में जो है हम यहाँ पे मोशन की स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से फेंका यू वेलोसिटी से, तो वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो वापस जो है वो अर्थ पे वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सीलरेशन जी होता है, वो कुछ ना कुछ हाइट पे जाएगी जो कि यहाँ पे दिया गया है। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी उस समय के लिए, उस टाइम के लिए जीरो हो जाती है, ठीक है। बट एक्सीलरेशन अपना यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। इसे जो है हम आप कह सकते हो साइन कन्वेंशन में हम जो है ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें आप कोई भी चेंज ना करें। अब इस केस में हमने किसी भी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ, तब क्या होगा, टाइम टू स्टॉप वो ऊपर जाकर के एक इंटरवल में या एक इंस्टेंट पे जो है वो रुकेगी, उसके बाद वो वापस है। क्योंकि आप समझिए कि अगर कोई चीज़ इस तरह से जा रही है इनिशियली और उसे जो है फाइनल इसी पॉइंट पे आना है, तो उसे कहीं ना कहीं टर्न लेना पड़ेगा, ठीक। अगर उसे टर्न लेना पड़ेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v=0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये रुकी है, रुकने के बाद ये फिर नीचे आई, क्योंकि यहाँ से ये गई तो यहाँ पे इसे रुकेगी, क्योंकि अगर ये ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए हो। बट अगर कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये ऐसे जाता है और फिर ऐसे नीचे आता है, ठीक है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हो तो। अब इस समय में हमारा अजम्पशन है वो है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे निग्लेजिबल है। अब हम बात करते हैं टाइम टू स्टॉप की। जो पार्टिकल हमने फेंका था अर्थ से वो कितनी देर में रुक जाएगा, ये उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो कब हो जाएगी, तो इसमें हम v0 रख देंगे। वही फंडामेंटल इक्वेशन हम लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन v=u+at, उसमें हम v की वैल्यू जो है वो जीरो पुट करेंगे। u हमें पता होगा जो कि जिस स्पीड से हमने उसे, जिस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका है वो है। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो -g होगा, तो यहाँ पे हमने -g रखा और टाइम t। इसके बाद ये अपनी एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है लीनियर। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है t=u/g, ये अपना स्टॉपिंग टाइम होता है। तो इसे जो है हम मार्क कर लेते हैं। चलिए, सेम इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंके हैं तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी जो कि यहाँ पे दी गई है। अब हमें हाइट पता करना है कि वो हाइट कितनी होगी, तो थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे जैसे हमने पहले यूज किया था, तो v² = u²+2as, ठीक है। तो v² यहाँ पे अपना 0 हो जाता है, u² हमने कुछ वेलोसिटी पता होगी, माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो h है वो भी निकल के माइनस ही आएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो है ये है फाइनल, इनिशियली हमने यहाँ से यहाँ फेंका, फाइनली ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी क्या है, निगेटिव, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हम निगेटिव रखेंगे तो हमें मिलेगा v² = 2gh, तो h हमें निकल के आ जाता है v²/2g। ये भी अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अभी हम भी मोशन इन 2 डायमेंशंस के जो अपने फॉर्मूलाज हैं उसे भी देखेंगे तो ये सेम इन्हीं की तरह मैच खाते होते हैं। बस खाली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे y लग जाएगा। y मतलब ये आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा u² y/2g, यही क्वेश्चन चलेगी। बट vy हम वहाँ पे क्या रख देंगे, vy हम वहाँ पे रखेंगे u sin थीटा, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे देखेंगे, तो इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपना आता है जो टाइम ऑफ अ फ्लाइट है, क्योंकि हमने देखा कि कोई पार्टिकल वो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम लगा u/g, और वही टाइम इसे लगेगा नीचे भी आने में u/g, तो टोटल टाइम यहाँ से हो जाता है अपना 2u/g। टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी जो है इक्वल होते हैं, क्योंकि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। अब जैसे हमें पूछ लिया कि वेलोसिटी एट एनी हाइट, तब आप क्या जवाब दोगे। जैसे क्वेश्चन जो है वो हमें एक दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू जो है समझते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम टाइम हाइट। मैक्सिमम हाइट जब उसकी जो मैक्सिमम हाइट है अगर वो उसका आधा है तब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी। तो एच मैक्स जो है वो आपको दे ही रखा है कि जब वो आधे हाइट तक पहुँचती तब उसकी वेलोसिटी क्या है, तो एस ये तो हमें पता है h/2, आधी हमें दी हुई है, वही फॉर्मूला हम लगा देंगे कि hmax = u²/2g, और जब हम उसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, v² = u²/2।
इसके बाद क्या हुआ कि हमें जो है एस की वैल्यू दे रखी है, फिर इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन यहाँ यूज करके एस, ए और यू की मदद से हम यहाँ वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर लेंगे। फाइनली जो अपना आता है कि एच मैक्स के हाफ डिस्टेंस पे उसकी जो वेलोसिटी होगी किसी पार्टिकल की, तो वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन 2। चलिए, एक दूसरा नोट्स अपना होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट मैक्सिमा। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल जो है यहाँ पे है, कोई पार्टिकल अगर ये ग्राउंड है अपना, तो यहाँ से अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हो वेलोसिटी v से, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जा कर के फिर इसके बाद वो नीचे आता है। तो उसे जितना टाइम ये जो पार्टीशन है, जितना डिस्टेंस वो इधर कवर करेगा, मान लेते हैं वही डिस्टेंस जो है एक्स जो है वो सेकेंड पार्ट में भी ट्रेवल करेगा। जितना टाइम इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में लगा है, उतना ही टाइम इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में भी लगेगा, क्योंकि हमने देखा था जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो सर हमें। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट की, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी पार्टिकल को जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे किसी हाइट से। हमारे पास इनिशियली कोई हाइट h जो है वो गिवन होगी। इसमें हमारा पहला केस होता है कि द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम h, कि बॉडी को जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं h हाइट से। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है 0। हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। एक्सीलरेशन g जो है उससे नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टू फ्लाइट ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 दे रखी है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन था उसे यूज़ करेंगे। तो हम उससे जो है निकालेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे a की जगह हमने g पुट किया, s की जगह जो है वो हमने h पुट किया, निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव ये हो जाता है अपना पॉजिटिव। तो यहाँ से v जो है वो निकल के आता है अंडर रूट 2gh। ये होती है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। अगर हम किसी पार्टिकल को h हाइट से जो है वो ड्रॉप करते हैं, तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा इस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जाएगी अंडर रूट 2gh। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी जो है वो इसकी होगी, डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड होगी। अब बात करें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो हम देखते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें निकल के आता है t इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो अब आप जो है देख सकते हैं कि आपको जो है वो शॉर्टली फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद कैलकुलेशन जो है वो आसानी से आपकी होती जाएगी। इसके बाद हमने केस 2 बनाया। केस 2 इसमें क्या है कि प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम हाइट, हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी हाइट से ऊपर की तरफ। हमने अब तक क्या देखा, हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया। इसके बाद हमने पहला केस देखा कि हमने किसी हाइट से जो है वो ड्रॉप किया। अब हम देख रहे हैं कि किसी हाइट से उसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अपनी हाइट जो है वो h गिवन है, यहाँ से हमने पार्टिकल जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो वो कुछ ऐसा पाथ लेते हुए नीचे आएगा। अब इस केस में अपने पास हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें टाइम कितना लगा, हाइट कितना ट्रेवल किया। वैसे भी आप इसे कुछ इस तरह से निकाल सकते हो कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे एक ग्राउंड ट्रीट कर लो। जब आप इसे यहाँ तक ग्राउंड ट्रीट करोगे तो ये अपना एक ग्राउंड प्रोजेक्शन हो जाएगा। इसमें वही फॉर्मूले लगेंगे, टी इज इक्वल टू 2u बाई जी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यही फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी हाइट ये आ जाएगी। इसके बाद टोटल हाइट अपनी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट अपनी ये हो जाएगी। तो इसमें हमने ये h तो हमें दिया हुआ h हम जो है यहाँ से निकाल लेंगे, तो टोटल हाइट अपनी h प्लस h आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, इसका जो टाइम जो है वो हम अगले केस में डिस्कस करेंगे। यहाँ से तक कि इस मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड में इसमें जो टाइम लगा है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन है उससे जो है आप टी निकाल सकते हैं। तो वही होता है कि अगर हम कैलकुलेशन करें टी की, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर यहाँ प्लस होता, आप माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे g जो है वो पहले ही पुट कर दिया, नहीं तो हम a लिखते थे। जब हम लिखेंगे a तब हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट हम जब यहाँ g लिखेंगे तो माइनस का g कर देंगे, तो ये माइनस यहाँ बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है सर, इसके बाद हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 का जो है एलसीएम लेकर के 2 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू माइनस का 2u प्लस माइनस अंडर रूट 2u स्क्वायर माइनस 4, फिर इसके बाद इंटू हो जाएगा। क्यों
सर यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लगाया कि जो अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो है ये क्वाड्रेटिक बन गई टी में, टी का स्क्वायर है, ये टी है और ये जो है अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही फॉर्मूला लगेगा अपना सिंपल। तो जब हम ये फॉर्मूला लगा करके इसे जो है सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो अपना रिजल्ट जो है वो आता है t इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ठीक है, तो ये जो है ये अपना होता है टोटल टाइम टू टेक, जो होता है कि वो सरफेस से लेकर के अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक आने में कितना टाइम लगेगा। सर मतलब ये कि जब हमने यहाँ से इसे फेंका तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे आने में टोटल टाइम कितना लगा, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक जो अपनी पार्टिकल है वो एयर में रहा। ठीक है सर, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। बट मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसे जो है ये फॉर्मूला तो आप कम से कम याद ही रखो। ठीक, क्योंकि इस केस में टाइम निकालने में आप बहुत सारी इक्वेशंस बनाओगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस बनाओगे, वेलोसिटी की इक्वेशन बनाओगे, एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाओगे, इसके बाद उसे आप जो है टाइम के साथ इक्वेट करोगे, अलग अलग उनकी वैल्यूज पुट करोगे, तो वहाँ पे आप जो है ना उलझ जाओगे। बट ये फॉर्मूला अगर आपको याद है कि t इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2gh, आप देख सकते हैं किस तरह से आपस में एक तरह से रिलेटेड हैं। चलिए अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 एक प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया गया है डाउनवर्ड। हमने अब तक देखा ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया, हाइट से प्रोजेक्ट किया, अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ। इस केस में अपना क्या होगा, अपना खाली ऊपर वाला हमने देखा ही, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने पास t2 टाइम है, यहाँ t3 है, इसे यहाँ से हमें t3 फाइंड करना है। तो हम पहले क्या, हमने t1 निकाल ही लिया है, t1 हमने u बाई जी फॉर्मूला लगा के 2u बाई जी फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, और हमने ये टोटल टाइम, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का जो फॉर्मूला है वो अपना ये हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस कर दें किस में से, अगर हमें t3 निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू अपनी ये है, और जो t1 है उसकी वैल्यू हमने क्या निकाला था 2u बाई जी। इसे हम अगर माइनस करेंगे तो अपना क्या बच जाएगा, यहाँ u बाई जी है, यहाँ पे माइनस 2u बाई जी है, तो अपना क्या बचेगा, अपना एक माइनस u बाई जी बचेगा। तो यही माइनस u बाई जी यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू माइनस का u बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2g अपॉन एच 2h अपॉन जी। ठीक है, वही सेम चीज़ t3 जो है अगर आपको निकालना है तो t2 माइनस t1 जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें से मतलब इस चीज़ को इसमें से माइनस करो, ये तो अपना एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब अगर u बाई जी को माइनस 2u बाई जी से घटाओगे तो एक माइनस का u बाई जी बचेगा, जो कि हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है सर, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अपना ये जो फॉर्मूला है इसे आप याद रखिएगा कि ये जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब किसी बॉल को h हाइट से फेंका जाता है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी दी जाती है डाउनवर्ड। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पे हमने जो है अपना जो मोशन इन वन डायमेंशन था उसके सारे फॉर्मूलेज जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन में। मोशन इन 2 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे सर ये हमने क्या किया कि एक अपना इनिशियल जो है फ्रेम मान लिया, यहाँ से हमने माना कि ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे हमें इसका जो है वेक्टर लिखना है, मतलब हमें OP वेक्टर लिखना है। अगर हमें OP वेक्टर लिखना है तो हमें क्या चाहिए, हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए और हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू कुछ होगी, x कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कुछ होगी, तो इसे हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सर ये एक्स जे क्या है, ये अपने एक यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 यूनिट जो है वो चला है एक्स डायरेक्शन में और 3 यूनिट जो है वो चला है वाई डायरेक्शन में, तब हम जो अपना ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ओपी वेक्टर या क्यूपी वेक्टर जो था उसे हमने अपना एक ए वेक्टर मान लिया। तो हम ए वेक्टर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक यूनिटी होती है, मतलब कोई भी वेक्टर जो है हम अगर किसी यूनिट वेक्टर को या किसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दें तो वो जो दूसरा वेक्टर या जिस वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमने उसे डिफाइन किया है वो उसी वेक्टर से मिल करके जो है वो बना होगा।
अगर आपको वेक्टर में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने वेक्टर के ऊपर जो है एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना रखा है, जिसमें हमने वेक्टर की कैलकुलेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं, बेसिक वेक्टर्स क्या हैं, उनके डेफिनीशंस, ठीक है, उनके एग्जांपल्स के थ्रू जो है उसे अच्छे से समझाया है। मैं कहूँगा कि आप जो है एक बार उसे जो है ज़रूर विजिट करें। ठीक है सर। अब यूनिट वेक्टर के जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो भी वेक्टर आप लिए हो उसके ऊपर अगर आप एक कैप लगा देते हो तो वो अपना कहलाता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, जो कि मॉड ए वेक्टर का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड। और सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड अपना क्या हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, अंडर रूट के अंदर अपना एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सर, आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मोशन इन टू डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसमें जितने भी जो है वो कैलकुलेशन करोगे डायरेक्शन को लेकर के, वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो है वो फ्री होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे। एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसे वाई से कोई मतलब नहीं, वाई में जो हो रहा है उसे एक्स और जेड से कोई मतलब नहीं, जेड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसका एक्स और वाई दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मोशन हो रहा है एक्स में तो वो क्या करेगा, अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसे गवर्न कौन कौन करेगा, वी एक्स करेगा, ए एक्स करेगा। और टाइम तो मान लीजिए एक्स के लिए भी सेम है, वाई के लिए भी सेम है, जेड के लिए भी सेम है बाई डिफॉल्ट। तो अगर मोशन इन वाई डायरेक्शन है तो वो गवर्न करेगा वी वाई ए वाई। अगर हम यहीं लिख दें मोशन ऑफ अगर जेड में हो रहा है या मोशन जेड में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो हो जाएगा गवर्न बाई वी जेड एंड ए जेड। तो उसकी जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी या जेड डायरेक्शन में जो भी एक्सीलरेशन होगा वो उसमें जो है उसका कंट्रीब्यूशन होगा, न कि एक्स और वाई में जो भी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अगर किसी बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो जो प्रोजेक्शन है वो अंडर ग्रेविटी होता है किसी एंगल पे, तो उस समय वो जो मोशन करता है हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, जब हम उन दोनों का कंबाइन करते हैं, उन दोनों का सुपर पोजिशन लेते हैं, आप इस तरह से टेक्निकल टर्म्स को समझ सकते हो, जब उनका हम सुपर पोजिशन लेते हैं तब उस समय हमें जो पाथ मिलता है वो हमें मिलता है एक प्रोजेक्टाइल पाथ। जैसे सर, जैसे आप ये समझिएगा कि अपने पास ये ग्राउंड है, ये एक्स डायरेक्शन है, इसे हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि किसी पार्टिकल को अगर हमने यहाँ से फेंका, इसकी डायरेक्शन है वाई में, ठीक है, और एक इसकी वेलोसिटी है एक्स में, हमने पार्टिकल कुछ इस तरह से फेंका वी वेलोसिटी से। अब किसी एंगल थीटा पे फेंकेंगे, तो जब इसे हम थीटा पे फेंकेंगे तो ये क्या होगा कि इसका जो एंगल है ये वाला चीज़, ये एक्स जो है वो क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, वाई जो है ये अपना एक परपेंडिकुलर है, ये इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। अब ये दोनों जब गवर्न करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, वाई वाली वेलोसिटी के कारण ये कुछ ऊपर जाएगा और एक्स वाली वेलोसिटी के कारण ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो इसे हम डिफाइन करेंगे एज अ रेंज, और ये जो है अपनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलिए वही है कि ये यू कॉस थीटा और दूसरा वाला जो है वो यू साइन थीटा, और ये जो पॉइंट है ये अपना हो जाएगा एच मैक्सिमम का। अब अगर मोशन इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो जो यू एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो इसी में हमारी जो जितनी भी इक्वेशंस हैं मोशन जो हमने वन डायमेंशन पे देखी आप यहाँ पे सेम एज इट जो है वो लग रही हैं। हमने देखा कि वहाँ पे वी था, यू था, ए थी, टी थी। अब क्या है, हमने कर दिया उसे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसे एक्स से डिनोट करते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो आसानी से जो भी चीज़ें, जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, बट फंडामेंटल चीज़ें जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन की ही लगेंगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारा था कि यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस था, तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा क्योंकि यही चीज़ जो है ये डिस्प्लेसमेंट है।
सेम एज यहाँ पे आपको दे रखा है कि मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन में वही होता है कि वी वाई जो है वो आप यहाँ पे गवर्न होगा यू साइन थीटा से, बस वही हो जाए। तो यू वाई इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ए वाई अपना यहाँ पे माइनस जी है, इस केस में अपना जो है ए एक्स जो है वो क्या था, जीरो था बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर आपको जो है एक्सीलरेशन दे देता है कि इसमें एक्सीलरेट हो रहा है, तो आपको एक्स और वाई दोनों के एक्सीलरेशन जो है वो गिवन हो जाएंगे। तो उस समय आपको जो है इक्वेशन यही लगानी होंगी, बट आपको वहाँ पे यू एक्स और ए एक्स की वैल्यू जो है, ए एक्स ए वाई की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ गए। अब अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की किसी प्रोजेक्शन में, जब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अपना होता है, तो इस केस में क्या होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें भी वही होता है कि उसे यहाँ से अगर आपने फेंका है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वापस इनिशियल पॉइंट पे वापस आएगा, तो उसी में अपना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें क्या हुआ, इसने इस पाथ को जब फॉलो किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे इस तरह से इसकी टाइम जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब यहाँ से फेंका और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, मतलब कि वो जितने टाइम तक एयर में रहा वही हो जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल का क्या हो जाता है, जीरो। कैसे सर, क्योंकि आपने यहाँ इसे फेंका और ये यहीं वापस आ गया, हमने वन डायमेंशन में देखा था, ठीक है, किसी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही हो जाएगा कि y इज इक्वल टू, आप वही इक्वेशन जो है वो लगाएंगे। फिर इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए वही इक्वेशन मिल के आई कि t इज इक्वल टू 2u/y अपॉन जी। अब हमने वहाँ पे क्या देखा, t इज इक्वल टू 2u/g। मैंने बोला था वहाँ पे ui ux ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी, देख लीजिए आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो आ गई। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि ui की जगह आपको लिखना है u साइन थीटा, बस सेम चीज़, सेम इक्वेशन, सेम फॉर्मूले, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। तो ये अपना होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम इसमें भी है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि इक्वल हो जाता है किसके, यहाँ पे 2 आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये जब टोटल हो जाएंगे मतलब इनका जब प्लस होगा, ठीक, अगर ये इक्वल ही हैं तो इतना ही इसे जाने में भी लगेगा, इतना इसे आने में लगेगा, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब बात करें मैक्सिमम हाइट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना कवर करेगा, तो इसे भी वही आप वहाँ पे देख सकते हो। आप जो है वीडियो को पीछे कीजिए, आप देखिए कि वन डायमेंशन में भी हमने यही इक्वेशन लगाई थी, यही रिजल्ट जो है हमें निकल के आया था 2u²/2g। सेम इक्वेशन जो है यहाँ पे भी निकल के आ रही, बस ui की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम हाइट। इसके बाद अपना एक नोट यहाँ पे भी है कि अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, देन द बॉल एट मैक्सिमम हाइट। अगर एंगल आपका 90 डिग्री है तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसके पास कोई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी, तो सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में होगी, तो वो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जब वो अपना टोटल टाइम जो है वो कवर करता है ड्यूरिंग हिज मोशन, तो उस समय में उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वही उसका रेंज कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने इसे पार्टिकल को यहाँ से फेंका तो इसने ये जितना टाइम ऑफ फ्लाइट ले करके, जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उसने जितना ये एक्स डायरेक्शन में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की वही रेंज कहलाती है। सेम सारी चीज़ें, ए एक्स हमने जीरो माना था तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू, रेंज की वैल्यू आ जाती है यू एक्स इंटू टी। टी की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं कि ये होता है 2u/y अपॉन जी, या फिर आप कह सकते हो 2u साइन थीटा बाई जी। सेम सारी चीज़ें, ठीक है। जब u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी हमने यू एक्स की वैल्यू जो है कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर दी, तो 2 साइन थीटा, ये 2, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा मिल करके बन जाएंगे साइन 2 थीटा। तो r इज इक्वल टू u² 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। अपना होता है रेंज किसी भी पार्टिकल का। और रेंज कब मैक्सिमम होगा सर, रेंज मैक्सिमम होता है अपना π/4 मतलब 45 डिग्री पे, क्योंकि आर मैक्सिमम या जो रेंज होता है वो किसके इक्वल, हमने ये जो है कांस्टेंट कर दिया, जी कांस्टेंट कर दिया, थीटा ही अपना वेरिएबल होता है, थीटा में पता करना है तो थीटा के जो है वो रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो अब रेंज मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1 हो सकती है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन π/2 इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इफ एनीथिंग इज अ प्रोजेक्टेड विथ द एंगल एंड π/4 या फिर 45 डिग्री आप जिसे कहते हो, डिग्री में रेडियन में π/4 होता है, तब वो मैक्सिमम रेंज जो है वो कवर करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है गुप्त ज्ञान, ये क्या है सर, ये मतलब कि आप कह सकते हो कि एकदम मोशन इन 2 डायमेंशन का मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट
ठीक है। तो ये कह रहा है कि टाइम ऑफ अ फ्लाइट एंड एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स जो है वो क्या होते हैं कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। मतलब कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है तो रेंज ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम जो उसका हाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देरी तक वो ऊपर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ज़्यादा है तो हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे रेंज जो है इनकी इक्वल हो गई, बट एच टाइम ऑफ फ्लाइट और ये जो अपना एच है ये प्रोपोर्शनल है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जिसका ज़्यादा होगा उसका जो एच मैक्सिमम होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप जो है समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने पूछा है कि बॉम्ब कैन बी फायर्ड एट स्पीड यू फ्रॉम तोप। ये तोप मतलब आप समझ सकते हो जो पुराने में जो कैटापुल्ट होते थे, ठीक है, एशियन टाइम में उस समय की बात हो रही है, रिलेट कर लीजिएगा। एट एनी एंगल कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया विच वी कैन किल द एनिमीज टॉप। एनिमीज को जो तोप हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि बाहर जो है वो पहाड़ी के ऊपर तोपें लगा दी जाती हैं, तो जब एनिमीज़ जो है जो शत्रु जो हैं वो उनके जब आते हैं फोर्ट के अंदर तो वो ऊपर से ही जो है गोला बारूद जो है वो सारे फेंकने अटैक करने चालू कर देते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि अगर तोप का जो एंगल है वो 45 डिग्री है तो मैक्सिमम रेंज उसका कितना होगा, वो कितने एरिया के अंदर, मतलब इसका ये जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। अगर ये 360 डिग्री से रोटेट की जाए तो कितना एरिया जो है वो कवर करेगा अपने एनिमीज़ को जो है वो मारने के लिए, वही आर मैक्स हमें करना पड़ेगा। तो आर मैक्स क्या होगा, इसके रेडियस के ही बराबर होगा। तो ये हो जाएगा अपना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 जो कि हो जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है 1। तो आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अब एरिया अपना क्या दे रखता है, यहाँ पे एरिया अपना होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो कि जेई मेंस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आपकी रेंज जो है वो इक्वल है, ठीक है, और आपने उसे एंगल किसी पार्टिकल को एंगल थीटा पे जो है वो फेंका है, तो आप जो है रिलेशन बताओ H1 और H2 में और रेंज के साथ, मतलब रेंज और उनके हाइट में क्या रिलेशन है वो जो है आप बताओ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हीं फॉर्मूलेज के जरिए जो है, इन्हीं फॉर्मूलेज के थ्रू जो है हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो हम जानते हैं सर। H1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे सर। ये जो H की भी फॉर्मूला हमने जो है वो पढ़ रखा है कि H जो मैक्सिमम होता है वो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। वही चीज़ इसके बाद सर हमने यू वाई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास H1 की एक इक्वेशन बन के आ जाती है कि H1 इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। सर H2 में भी रिलेशन पूछा है तो हम H2 की भी वैल्यू निकालेंगे, तो H2 की वैल्यू सेम एज आ जाएगी U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। अब इसके बाद सर हमें वो R G और R और H में रिलेशन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सर H1 H2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद अपना जो इक्वेशन जो है वो बन के आएगा वो हो जाता है कि H1 H2 जो है वो हो जाते हैं U स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 16g स्क्वायर। सर इसमें से हम क्या करेंगे कि ये जो 16 है इसे इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 H1 इंटू H2 इज इक्वल टू ये अपना यू स्क्वायर, ये इन चीज़ को अलग कर लेंगे। अब हमने देखा था कि जो अपना यहाँ पे रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। यहाँ पे ना ये 4 है, ये यहाँ पे u की पावर 4 होगी, यहाँ पे 4 दे रखा है। ठीक है सर, आ गया सर समझ में। तो अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमने आर जो है वो पहले ही डिफाइन कर दी। कहाँ सर, ये देखो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हाँ सर समझ गए। तो इसकी वैल्यू पूरी आर हो गई, तो आर जब हमने इसमें पुट किया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 इंटू H2। तो आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है कई बार एग्जाम में जो है वो आ जाता है। इसका भी एक कोर पॉइंट है, वो क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑफ अ टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज क्लोज टू बिगर वेक्टर एंड जो एंगल होगा उसका छोटा होगा। सब बात नहीं समझे, अगर आपके पास ये दो वेक्टर जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी, अब बोला जाए अगर इसका एंगल जो है वो थीटा है और इसका एंगल जो है वो थीटा 2 है, एंगल जितना कम होगा ये वाला वेक्टर उतना ही बड़ा, क्योंकि ये इसके नज़दीक है। सर समझे नहीं,
आओ ऐसे समझते हैं, आपने क्या किया कि एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड अगर 5 है, इसकी मैग्नीट्यूड 3 है, इसकी मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा होगा, या ये जो वेक्टर है, जैसे हम जानते हैं अगर ये 6 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बड़ी वाली वैल्यू के पास में, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू के पास ये 6 था, ये 3 था, ये 1 था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है बड़े वाले के पास में आएगी, मतलब इसका जो थीटा है वो छोटा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि जो अपना ए साइन थीटा है वो छोटा होगा बी साइन थीटा 1 से, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा इस वाले कंपोनेंट की तुलना में, कंपेयर में, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस वाले वेक्टर के नज़दीक है, ये वाला जो है वो दूर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है बड़े वाले वेक्टर के पास ही, बड़े वेक्टर के कंपोनेंट के पास ही होता है। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है कि जो पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जिस ट्रेजेक्ट्री को जो है वो फॉलो करता है वो अपना क्या हो जाता है, वो अपना हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम उसकी एक इक्वेशन लिखेंगे कि किस तरह से किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी जो ट्रेजेक्ट्री हम कैसे जो है वो पता करते हैं तो वो किस ट्रेजेक्ट्री पे जाएगी। ये जो है बेस होता है अपने मिसाइल्स के ऊपर, ठीक है। मिसाइल के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो फिट होती हैं कि कितनी दूरी पे आप हो, किस रेंज पे आप फायर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे देखी जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो आप कह सकते हो यूज़ है, रियल लाइफ में जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। फिर सेम वो ये अपना यू एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, यू वाई की वैल्यू हम जानते हैं ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी होगा, ए एक्स में कोई भी जो है वो एक्सटर्नल एक्सीलरेशन जो है वो नहीं है। फिर इसके बाद हम x लिखते हैं, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एक्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू 2। तो यू एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टी को एज इट इज़ रहने देंगे, तो टी हमारी निकल के यहाँ पे आ जाती कितनी, x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम यहीं y की बात करें तो सेम एज y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें एक y में जो है वो एक इस तरह से इक्वेशंस मिलेंगे। यहाँ पे हमने जो टी स्क्वायर लिखा था उसकी वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दी है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को पुट करोगे, इसके बाद जो आपका फाइनली फॉर्मूला बन के आता है वो आता है कि y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर हम tan थीटा x को कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है tan थीटा x माइनस 1, tan थीटा x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या होता है, रेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, अगर हम किसी हाइट से चीज़ों को जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या होता है, इसमें केस हमने पहला बनाया है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है, नोट पहले पढ़ लेते हैं। नोट कर रहा है कि टाइम ऑफ अ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो अपनी ये जो वेलोसिटी होती है इसके ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता, ये वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वाई में इसकी अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे अगर ये 0 है तो कुछ ये वाला पाथ फॉलो करेगा, अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो ये जो है कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। क्यों सर, क्योंकि इसके पास इनिशियली कुछ वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो नीचे आएगा। अब इस समय में खाली एक्स में ही वेलोसिटी, तो ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, अगर इनिशियली इसके पास कुछ ज़्यादा ही वेलोसिटी होगी तो ये इस वाले पाथ को ना फॉलो करके इस वाले पाथ को फॉलो करके इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कम हो जाएगा, वो जल्दी जो है वो ग्राउंड पे आ जाएगा। सेम वही चीज़ है, आप देख सकते हो कि इसका भी जो फॉर्मूला आता है, हमने देखा था कि जो अपना मोशन 1 डायमेंशन में फॉर्मूला आया था, टी इज इक्वल टू √2h/g, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आया है, ठीक है। अब रेंज की बात करें, रेंज में हमने क्या देखा, रेंज का फॉर्मूला हमने देखा यू एक्स इंटू टी। यू एक्स इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई एक्सटर्नल एक्सीलरेशन नहीं है। बस इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगी, ये यू एक्स, ये अपना यू एक्स हो गया, और इंटू यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, यू, तो यू एक्स की वैल्यू यू और टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो √2h/g। अब इसी तरह से अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वही चीज़ है, यू एक्स आई कैप माइनस जी टी जे कैप, सेम एज इट इज जैसे हमने मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ा था। अब अगर हम बात करें पोजीशन एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे उसका पोजीशन कितना होगा, तो वही है एक्स में
अपना एक्सीलरेशन है नहीं, तो x की वैल्यू खाली यू एक्स इंटू टी से ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपना प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर था ये वाला तो चीज़ जीरो हो गया, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी, खत्म हो गया। अब y की बात करें तो इस समय इसकी जो है इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, तो ये खाली ये वाला कंपोनेंट बचता है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाई वाले कंपोनेंट में, जो कि एक्सीलरेशन किसके द्वारा लग रहा है, ग्रेविटी लगा रही है, जिसका जो वैल्यू है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको पोजीशन निकालनी है किसी टाइम टी पे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, केस 2 अपना सेम केस हमने जो है मोशन 1 डायमेंशन में बनाए थे, सेम केस यहाँ पे बनेंगे, सारी चीज़ें सेम है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एंगल थीटा। हमने वहाँ पे क्या किया था कि उसे सीधा जो है वो अपवर्ड किया था, प्रोजेक्ट किया था। अब हम किसी थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं, तो हमें थीटा जो है वो लाना ज़रूरी है। अगर हम थीटा नहीं लाएंगे तो वो जो है 1 डायमेंशन का केस हो जाएगा। सेम चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे भी वही अपनी हो जाएगी, बस वहाँ पे हमने देखा था u अपॉन जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी, ये अपना 1 डायमेंशन का था। बस अगर हम वहीं पे u की जगह यू वाई रिप्लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा अपना 2 डायमेंशन का फॉर्मूला। सेम रेंज में हमने क्या देखा था, बस वही t की वैल्यू सर अब तो हम जान गए, t की वैल्यू हमें जो है इसमें पुट करनी, हमें रेंज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। रेंज की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी u cos थीटा इंटू यू वाई अपॉन जी प्लस अंडर रूट यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। हाँ सर आ गया समझ में। अब केस 3 इसमें क्या है कि हम जो है प्रोजेक्शन कर रहे हैं डाउनवर्ड किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे का एंगल लेकर, जैसा आपको इस फिगर में दिखाया गया है। सेम वैल्यू वहाँ पे हमने देखा था कि जब उसे नीचे हम किसी अपनी हाइट h से उसे अगर हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते थे, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसे हम क्या कर रहे थे कि 2u माइनस 2u बाई जी में से हमने u बाई जी को जब घटाते थे तो हमारा जो आंसर आता वो माइनस u बाई जी, और उसके बाद जो टोटल टाइम वाला जो बचा था वो वाला आ जाता था। बस सेम चीज़ वही है, आपको रिप्लेस करना है u को u वाई से, तो माइनस का u वाई अपॉन जी प्लस का अंडर रूट u वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। रेंज वही हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो टी की वैल्यू यही आप पुट कर देंगे, तो ये समय इसकी ये जो रेंज r जो है वो आ जाएगी। ठीक है सर, ये चीज़ें समझ में हमें आ गई। अब बात करें अगर प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये मस्त कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि इसमें हमें सबसे पहले कहाँ स्टेप करना है कि हमें जो है एक नई एक्सिस बनानी होगी। सर ये नहीं समझ में आ रहा, एक सेकेंड रुको, थोड़ा इसे इरेज करते हैं, इसके बाद समझाते हैं। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अपनी एक इंक्लाइंड प्लेन बना ली, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हुआ अपना एक इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाली जो एक्सिस है जो इंक्लाइंड पे है, इसे हम मान लेंगे अपनी एक्स एक्सिस, और इसी के परपेंडिकुलर हम जो है दूसरी एक्सिस बनाएंगे जिसे हम बनाएंगे वाई एक्सिस। अब हम यहाँ से कोई चीज़ जो भी प्रोजेक्ट की गई है उसका एंगल ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो बस इसके बाद क्या होगा कि अगर आप जो है इस चीज़ को कुछ इस तरह देखो, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अगर हम इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल कर दें, अब क्या हुआ कि अब जो ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब हम यहाँ से चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा पे। बस ये तो वही सेम कहानी बन गई सर जैसे अपना पहला था, बस वही है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमारे पास एक एडिशनल जो है वो जी साइन थीटा आ गया एक्स की डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास जो जी था वो कन्वर्ट हो गया है जी कॉस थीटा में। तो ये जी कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, और जी साइन थीटा हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ गया। सेम चीज़ वही चीज़ है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा था टी इज इक्वल टू 2u बाई जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें क्या करेंगे, यू वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे वही चीज़, और जी की वैल्यू हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे जी कॉस थीटा। सेम चीज़, सेम कंसेप्ट लग रहा है सर, कुछ भी अलग नहीं। अगर हम बात करें एच मैक्सिमम की, तो एच मैक्सिमम वही होता, हमने देखा था यू स्क्वायर अपॉन 2g, बस जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यू वाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम कंसेप्ट जो है वो निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये जी जो है वो जी इफेक्टिव है कि इफेक्टिवली जी जो है उसके ऊपर कितना लग रहा है। बस इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज की फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, या आप जो है इसे समझ सकते हैं। डेरिवेशन जो है बहुत छोटा सा है, इसका आप कर सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाती है रेंज की किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, यह हो जाता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस
थीटा। यहाँ पे ये जो एंगल बना है थीटा और ये अल्फ़ा, इसको अगर आप प्लस करते हो, इसके बाद कॉस में जो है आप उसका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके आप जो है आसानी से इनके कैलकुलेशन को जो है वो कर सकते हो। तो इस तरह से हमने जो है मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन को एक वन शॉट में जो है इनके जो क्रिप्स फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर ली हैं। आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह से वीडियो जो है वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को जो है वो आप लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।